ईरान ने नई तजवीज़ पाकिस्तान के हवाले कर दी है जो अमेरिका को पहुंचा दी गई है और दो टोक मौक़िफ़ अपनाया कि अब फैसला अमेरिका के हाथ में है, वो सफारतकारी का रास्ता इख्तियार करे या कशीदगी जारी रखे। अब ये जो फैसला है, अब वो ज़ाहिर है ईरान का जो एक अपना काम था कि जी जो तजावीज़ हैं वो उन्होंने पाकिस्तान के ज़रिए तो हवाले कर दिया। ईरानी न्यूज़ एजेंसी का क्या मौक़िफ़ है वो भी आपको बता देते हैं। ईरानी न्यूज़ एजेंसी ये कह रही है कि तेहरान की तजावीज़ 14 निकात पर मुश्तमिल है, यानी कि कुल 14 पॉइंट्स हैं जो कि ईरान ने प्रेजेंट किए हैं पाकिस्तान की साज़िश में अमेरिका को दी जाने वाली तजावीज़ के हवाले से। और इसके मुताबिक ईरान ने कुछ अहम निकात भी शामिल किए हैं, यानी कि ईरान ने मुज़ाकरात के लिए 30 रोज़ा डेडलाइन की तजवीज़ दी है, जबकि अमेरिका ने 2 महीने की सीज़ फायर की पेशकश की थी। आपको ये याद होगा कि एक पेशकश वो थी और एक ईरान की जो ये तजवीज़ है वो सामने आई है। कैथरी, बिल्कुल, तो ईरान का मौक़िफ़ है कि आर्जी नहीं बल्कि मुस्तकिल अमन का मुआहदा चाहते हैं और ये एक अच्छी बात है। जंग बंदियाँ जब हों, मुआहदे जब हों, मुज़ाकरात हों तो मुस्तकिल ही रहने चाहिए ताकि अमन जो है वो हमेशा के लिए बरकरार रहे। तो ईरान ने आइंदा हमला ना होने की ज़मानत मांगी है जो कि उनका राइट है और शिरीन ये उनका हक है कि वो ये राइट रखते हैं कि उन पर कभी भी हमला ना हो। तो ईरान के करीब इलाकों से अमरीकी फ़ौज का इनकला, बहरी नाकाबंदी और पाबंदियों का खात्मा भी शामिल है इसमें। तो ईरान के मुंजमिन माली असासों की वापसी और जंग के नुकसानात के मुआवजे पर जो है वो मुश्तमिल मुतालबात भी हैं और ये सब शामिल है इन नकात में। तो लबनान समेत तमाम महाजों पर लड़ाई का खात्मा और आबनाए हुर्मुज़ के लिए नए फ्रेमवर्क का मामला भी नई तजवीज़ में शामिल किया गया है। तो ईरान ने आर्जी जंगबंदी की बजाय मुस्तकिल हल पर जोर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान का इसरार है कि हतमी डील तक एटमी तनाज़े पर मुज़ाकरात यानी वो कांस्टेंट है ना, ईरान की जानिब से अपने ये मुतालबात भी, ये तजावीज़ भी कांस्टेंट है और उन्होंने कहा है कि एटमी तनाज़े पर मुज़ाकरात तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारी ये अहम नहीं पूरी की जाती। तो अमरीकी सदर ने भी नई ईरानी तजावीज़ मौसूल होने की तस्दीक कर दी है, लेकिन जायज़ा लेने से पहले ये कह दिया है कि मैं नहीं समझता कि नई तजावीज़ काबिल अमल होंगी। मतलब उन्होंने ना जायज़ा लेने से पहले ही अपना जो एक मौक़िफ़ वो दे दिया है कि वो नहीं समझते कि ये काबिल अमल होंगी। तो सिलसिला और मामला आगे कैसे बढ़ेंगे ये बहरहाल देखना है। बिल्कुल, एक बार फिर धमकी दी है कि ईरान ने अगर गड़बड़ की है तो दोबारा हमले के इम्कानात मौजूद हैं। तो सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान मुआहदा करना चाहता है, क्यों तबाह हो चुका है। ये सदर ट्रंप के बयानात हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान मुआहदा चाहता है और वो इसलिए चाहता है कि वो तबाह हो चुका है, तो उनके लिए मुश्किल हो रही है। इनका रहनुमा कौन है ये भी नहीं पता, अमेरिकी सदर की जानिब से ये कहा जा रहा है। तो उन्होंने फिर वाज़ेह किया है कि हम जल्द वापस नहीं जाएंगे क्योंकि 3 या 5 साल बाद कोई वापस आना नहीं चाहता। और सदर ट्रंप ने ईरान की नाकाबंदी को दोस्ताना करार दिया है। बोले हैं कि हमें कोई चैलेंज नहीं कर रहा और अलबत्ता डेमोक्रेट्स ईरान से मुज़ाकरात करने की हमारी सलाहियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो अब देखें ना, किसी भी मुल्क में ज़ाहिर है जब ऑपोजिशन होती है तो फिर ऑपोजिशन तो फिर एज एन ऑपोजिशन ही बात करती है। और हमारे पास भी कैथरीन, आपको याद होगा जब डेमोक्रेट्स रहनुमा वगैरह आते थे, लेकिन उनका मौक़िफ़ बहरहाल ये सेम होता था कि नेशनल इंटेग्रिटी पे तो उनकी जानिब से भी कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। बिल्कुल, जब अमरीकी सदर के बयान का ही हम जिक्र करें तो इससे पहले एक बयान में अमरीका की 47वीं सदर का कहना था कि तेहरान ने 47 साल में जो कुछ किया उसकी ईरान ने अभी तक बड़ी कीमत अदा नहीं की। सदर ट्रंप ने जर्मनी से 5000 से ज़्यादा फौजी वापस बुलाने की भी तस्दीक कर दी है। तो ये वो कहते हैं ना कि मौक़िफ़ है जो सामने आया है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का। एग्जैक्टली उनका क्या कहना था वो भी नाज़रीन को सुनवा देता है। Very well with Iran. Again, they want to make a deal. They're decimated. They're having a hard time figuring out who their leader is. They don't know who their leader is because their leader is gone. I said that if we left right now, it would take them 20 years to rebuild. But we're not leaving right now. We're going to do it so nobody has to go back in 2 years or 5 years. They told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording now, yeah. Is that other 15% important? Does the United States need to eliminate that? Well, I'd like to eliminate it, yeah. I'd like to. Under what circumstances would you restart military strikes on targets? Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But, you know, it's a possibility that could happen, certainly. It's a very friendly blockade. Nobody's even challenging it. Nobody at all is challenging it.
तो सिचुएशन इस वक्त बड़ी टेंस्ड लग रही है बादियो नज़र में। अमरीकी सदर तो धमकियां दे रहे हैं जनाब, लेकिन ईरान की तैयारियां भी मुकम्मल है। ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी कहते हैं कि हर खतरे का मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं और ईरानी फौज पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है। ये जो ईरान के आर्मी चीफ है उन्होंने कहा है। अब वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि किसी भी खतरे या साजिश का पूरी ताकत से जवाब देंगे। यानी कि एक जानिब अगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां हैं तो दूसरी जानिब ईरान का ये जवाब है। कैथरीन बिल्कुल, और उन्होंने कहा है कि खुद मुख्तारी और सरहदों की हिफाजत करना हम जानते हैं। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के नुमाइंदे मोहम्मद जाफर असदी ने अमेरिका से नए तसादुम का खदशा भी जाहिर कर दिया है। बोले हैं कि अमेरिका किसी मुआहदे की पासदारी नहीं करता। रहबर आला के मुशीर मोहसिन रजाई ने अमेरिकी वजीर जंग पर शदीद तनकीद की है। कहा है कि पीट हेगसेथ ने अपनी फौज को ऐसे दलदल में धकेल दिया है जहां आगे घड़ा और पीछे खाई है। उन्होंने ये एग्जाम्पल दी है कि इस हद तक जो मामलात हैं वो आगे बढ़ गए हैं कि अब वो अमेरिका के लिए भी इस वक्त कहते हैं ना कि सिचुएशन को भांपना उतना आसान नहीं रहा है। सिचुएशन से निकलना अमेरिका के लिए भी आसान नहीं रहा है। लेकिन ये तो इट्स वेरी कॉमन, जब भी दोनों ममालिक इस तरह की किसी भी कैफियत में होते हैं तो ये जो बयानियों की एक जंग होती है, जो इस हवाले से स्टेटमेंट्स का तबादला होता है, बड़ा ही अहमियत का हामिल होता है। आगे चलते हुए थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि ईरान के नायब वजीर खारजा की जानिब से कहा जा रहा है कि चीन और रूस के सफ़ीरों को उन्होंने बेसिकली ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफ किया है। अब एक चीज़ यहाँ पर बड़ी गौर करने वाली है कि आप देखें कि ठीक है, धमकियाँ एक जानिब, जो स्टेटमेंट्स का एक्सचेंज होना है वो एक जानिब, लेकिन हम देख रहे हैं जो सफारती कोशिशें हैं, जो दीगर ममालिक को लूप में लेना है, वो भी हम देख रहे हैं कि अहमियत का हामिल होता है तमाम तर तनाजुर में। क्योंकि सफारतकारी तो अपनी जगह चलती रहती है, बैकडोर डिप्लोमेसी तो चलती रहती है, और ऐसे में जो मौजूदा सूरत हाल होती है उसमें जाहिर है दीगर ममालिक को भी कहते हैं ना लूप में लेना बड़ा ज़रूरी होता है। काजिम गरीब आबादी ने कहा है कि मुसलत करदा जंग ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान को तजावीज़ पेश कर दी है और मसाइल के हल के लिए सफारतकारी पर यकीन रखते हैं। यानी कि स्टिल दे आर शोइंग द होप फॉर इट कि हम तो ज़ाहिर चाह रहे हैं कि सफारतकारी हो, अब नेगोशिएशन के ज़रिए ही मामला आगे बढ़े, बट लेट्स सी के मामला आगे किस जानिब बढ़ते हैं। बिल्कुल, जितने भी लोग सफारतकारी में अपना किरदार अदा कर रहे हैं वो तो सब यही चाहते हैं कि मामला जो हैं वो किसी जानिब जाएं और ये अमन की फ़ज़ा जो है वो बरकरार रहे। तो ईरान किसी भी जारियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार है। सफारती अमल के बावजूद अमेरिका पर बदएतमादी बरकरार रहेगी, ये भी उनके बयान का जो है वो एक हिस्सा है। जैसे कि शिरी आपने पहले भी कहा कि बयानात की जंग जो है वो हमने बहुत देखी है ईरान और अमेरिका की जंग में। तो ईरान जंग के तनाजुर में अमेरिकी पॉलिसी में भी तब्दीली, जर्मनी से 5000 फौजी वापस बुलाने का ऐलान कर दिया गया है। पेंटागन के मुताबिक ईरान जंग की वजह से यूरोप को असलहे की तरसील में ताख़ीर हो सकती है। और अमेरिकी इक़दाम पर जर्मन वज़ीर दिफा ने कहा है कि तवक्को थी कि अमेरिका अपनी फ़ौजें वापस बुलाएगा, ये उनकी जानिब से कहा गया। यूरोपीय ममालिक को अपनी सलामती की जिम्मेदारी खुद उठाना होगी, यूरोप को मजबूत होना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर आज़म ने भी सदर ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाया, यानी कि सदर ट्रंप अब मुकम्मल तनकीद की ज़द में है। कहा कि अमेरिका फ़र्स्ट की पॉलिसी और टैरिफ ने वाशिंगटन को इत्तेहादियों से बहुत दूर कर दिया है। ये वो मौक़िफ़ था जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, आपको याद होगा कैथरीन, डे 1 से लेकर चल रहा है। टैरिफ पॉलिसी हो गई, ये जो दीगर अहम चीज़ें थी। अमेरिका ने ईरान जंग शुरू करने से पहले इत्तेहादियों से मशवरा नहीं किया। ये तो इस हवाले से पहले भी जब कांग्रेस में ये मामला गया था बात हुई थी, और आपको याद होगा कैथरीन कि हमारे पास पैनलिस्ट भी आकर बात करते थे। तो मेजर जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सामना करना पड़ा इस तमाम तर सिचुएशन में, वो तनकीद होती इस हवाले से रही कि उन्होंने मशवरा ही नहीं किया था ये जंग शुरू करने से पहले। बिल्कुल, तो उन्होंने ये भी कहा है कि ताल्लुकात का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका की हर बात मान ली जाए। मतलब उन्होंने साफ वाज़े तौर पर कहा है कि अगर किसी के साथ ताल्लुकात हैं या कोई अच्छी चीज़ें चल रही हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका की हर बात मान ली जाए। जो बात उनके हक़ में अच्छी है, जो बात बेहतर है, बाकी सब के लिए भी सिर्फ उन्हीं बातों को माना जाएगा। तो सदर ट्रंप के दौरे चीन के दौरान आपने हुर्मुज़ बंद हुई, तो ये अहम एजेंडा होगा। अहम एजेंडे के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। जनाब अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मंदूब ने बड़ा बयान दे दिया है। कहा है कि चीन और अमेरिका ताल्लुकात सिर्फ आबनाए हुर्मुज़ तक महदूद नहीं है, दोनों ममालिक और अवाम के मफाद में है। तो चीन अमेरिका के मजबूत और पायदार ताल्लुकात दुनिया के लिए भी फ़ायदेमंद हैं।
और बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि दोनों ममालिक बाहमी एहतराम और जो पुरम बकाया बाहमी और ताउन से ताल्लुकात को आगे बढ़ा सकते हैं। ज़ाहिर है दोनों ममालिक का एक अपना किसी भी अगर हम मुल्क के तनाज़ुर में बात करें, इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू अमेरिका एंड चाइना। किसी भी ममालिक में ये जो ताल्लुकात होते हैं बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। जबकि उधर चीन ने ईरानी तेल पर इन्हिसार करने वाली रिफाइनरियों पर अमरीकी पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है क्योंकि चीनी वजारत तिजारत ने कहा है कि 5 ऑयल रिफाइनरियों पर आयद जो अमरीकी पाबंदियाँ हैं, पाबंदियों पर अमल दरामद हम नहीं करेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो कि इस हवाले से जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि सिचुएशन इवॉल्व, जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि मामलात आगे बढ़ रहे हैं, तो हर रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ जो है वो हमें एक नई डेवलपमेंट होती हुई नज़र आ रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आता है जिस पर ईरान की जानिब से रिएक्ट किया जाता है और फिर हम देखते हैं कि आगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो दौरा है चीन है वो भी बड़ी अहमियत का हामिल है। तो इस हवाले से तो आगे बात करेंगे और कुछ दीगर इशूज़ पर भी एक नए अंदाज से जो है वो बात होगी। और जैसे कि हम सबको मालूम है मशरिक़ वस्ता में जो जारी कशीदगी है, दुनिया भर में तवानाई बहरान संगीन हो गया है। इससे यानी कि अब ज़ाहिर है किसी भी मुल्क के पास हम गाहे बगाए सवाल से बात करते हैं, इसका कोई एग्जाम्पशन तो नहीं है क्योंकि एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में जब हम रहते हैं तो एक सप्लाई चेन जब कनेक्टेड होती है तो इसका इम्पैक्ट हर मुल्क पर पड़ता है। तो पाकिस्तान भी इसकी लपेट में है और ऐसे में अब ज़रूरत इस बात की होती है कि कोई भी मुल्क की जो लीडरशिप होती है किसी भी मुल्क की, वो क्या कुछ ऐसे इकदाम उठा सकती है जिससे जो वहाँ के सार्फिन है, जो वहाँ के अवाम है, उनके लिए कुछ हद तक रिलीफ पैदा हो सके। ये एक मेजर चैलेंज होता है। तो पाकिस्तान, कमिंग बैक टू पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान की बात करें तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली के तरसीली निज़ाम में बेहतरी लाकर लाइन लॉसेस में नुमाया कमी लाने की हिदायत कर दी है। अब ये अहम हिदायत तो जारी हो गई है ना, लेट्स सी कि इस पर अमल दरामद कैसे होता है क्योंकि तवानाई के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग देने पर भी जोर दिया गया है। इस हवाले से बहुत ही अहम हिदायत के तनाजुर में से देखा जा रहा है। कैथरीन, बिल्कुल, तो ये इस्लाहात जो हैं वो अवामी सहूलत और सनदी तरक्की के वसीतर मफाद को मद्देनज़र रख कर की जाएंगी। तो बिजली के निर्खों में इस्तेहकाम के लिए जामे हिकमत अमली मुरत्तिब करने और बिजली चोरी के खात्मे के लिए भी सख्त इकदाम यही तो अहम मामला है ना कि बिजली चोरी होना, यानी कि चलें बाकी चीज़ें तो ठीक है कि आपके पास हम देखते हैं कि बिजली का जो एक ओवरऑल निज़ाम है वो तो बहुत हद करता ही है, लेकिन बिजली चोरी वो चीज़ें हैं, ये तो वो गफलत है, ये तो वो एक नेग्लिजेंस है जो तो वैसे ही इस पर अगर जो अहकामात सामने आते हैं, जो इक़दाम उठाए जाते हैं, तो इसकी जो कहते हैं ना अकाउंटेबिलिटी है वो अगर सख्त हो जाए तो दीगर चीज़ें अब थोड़ी बहुत, हम ये नहीं कर रहे कि बिल्कुल मिनिमम हो जाएंगी, यानी कि आपके पास जो बिजली के बिल्स हैं वो कम हो जाएंगे, एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ होती है उस पर तो बहरहाल कवर किया जा सकता है। अब पावर सेक्टर की बात करें तो पावर सेक्टर को लेकर मसाइल शदीद नौयत इख्तियार करते जा रहे हैं, ये भी एक अहम मामला है क्योंकि अवाम को कितनी मुश्किलात पेश आ रही हैं। और अहम तरीन जो सवाल है, अहम तरीन जो इशू है, जो कैथरीन आपका मेरा हम सबका मसला है कि इन मसाइल का अजाला होगा कैसे, क्या वो इनिशिएटिव्स हैं जो उठाए जा सकते हैं, क्या वो चीज़ें हैं जिस पर अमल करके हम इस सिचुएशन को एटलीस्ट कम से कम अपने लिए मुश्किल बना सकते हैं। इस हवाले से ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर साजिद अमीन साहब। साजिद अमीन साहब, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपने समा को वक्त दिया। साजिद साहब, कहिएगा पेट्रोल महंगा होने पर हुकूमत के टैक्स और लेवी कितना बोझ अवाम पर डाल रहे हैं और क्या ये महंगाई को मज़ीद बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम तो देख रहे हैं जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ी हैं, हम तो कोई गुज़श्ता 2 या 3 दिन से प्रोग्राम में इस हवाले से बाकायदा बात करें अपने नुमाइंदों को फील्ड में भेजकर, हमने देखा है कि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दीगर अशिया ज़रूरियात पर और दीगर अशिया पर पड़ा है। तो आप कैसे एनालाइज करेंगे इस सिचुएशन को? जी बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल इस वक्त जो पूरी दुनिया में एक सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो ऑयल प्राइसेस है, और शायद इसमें पाकिस्तान अकेला मुल्क नहीं है। हाँ, पाकिस्तान में जो हमारे ऑलरेडी एक बहुत ज़्यादा लिमिटेड फिस्कल स्पेस है और गवर्नमेंट जो है वो पीडीएल जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है उसको भी बढ़ाती चली जा रही है, जिसकी वजह से खित्ते में हमारी सबसे ज़्यादा जो है वो प्राइसेस हैं पर लीटर पेट्रोल। महंगाई जो है वो जो पेट्रोल प्राइसेस है वो मज़ीद बढ़ेगी क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि यूएस ईरान जंग का कोई हल अभी तक निकला नहीं है। तो शायद 2 सूरतें होंगी कि एक तो कीमतें भी और बढ़ेंगी
और शायद जो सप्लाई है तेल की वो शायद अगले 1-2 माह मजीद अगर इसी तरह रहती है तो बहुत ज़्यादा एक क्राइसिस जो है वो हो सकता है। तो महंगाई जो है वो मजीद बढ़ने की तवक्को है और पेट्रोल प्राइसेस शायद पाकिस्तान में अगले चंद हफ्तों तक 4-5 हफ्तों तक बढ़ने की तवक्को है कि वो बढ़ती रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस दफ़ा कोशिश की है कि थोड़ा कम जो है ना वो उसको किया जाए, क्योंकि जो हमने देखा है जो पेट्रोल प्राइस का जो इंक्रीज हुआ है वो 6-6.5 रुपये फी लीटर का हुआ है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को थोड़ा एडजस्ट किया गया है, लेकिन उसमें हमारे पास भी गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि उधर IMF का जो प्रोग्राम है वहाँ पे भी हमारे कुछ टारगेट्स हैं रेवेन्यू के, प्राइमरी डेफिसिट के, फिस्कल डेफिसिट के, तो गवर्नमेंट के हाथ भी बहुत हद तक बंधे हुए हैं। ओके। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जो तवक्को है कि गवर्नमेंट इसको सब्सिडाइज कर पाएगी वो शायद नहीं होगा, और हमें आलमी मंडी के साथ साथ जो कीमतें हैं वो बिल्कुल बढ़ाना डॉक्टर पड़ेगी। साहब, जिस तरह आपने क्राइसिस पे बात की है और आपने कहा है कि कुछ पता नहीं आगे बढ़ भी सकते हैं, तो इसी तनाजुर में अगर हम देखें मौजूदा सूरत हाल को अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म एनर्जी पॉलिसी अब बहुत ज़रूरी हो चुकी है। तो बताइएगा कि कोयला और LNG या फिर काबिल तजदीद ज़राए पर इन्हिसार जो है वो कैसे बढ़ाया जाएगा? ये मेरे ख्याल सबसे अहम सवाल है, और पाकिस्तान में शायद इसीलिए स्ट्रगल किया। हमने शुरू में देखा कि पाकिस्तान पैनिक मोड में आ गया। हमें दो काम करने होंगे बिल्कुल। कि एक तो जो जब तक हम जो जो कह लें कि अल्टरनेटिव एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, उसकी तरफ शिफ्ट नहीं होते साथ साथ, लेकिन हमारे जो रिजर्व्स हैं वो बहुत कम थे 20 दिन के। जो रिकमेंडेशन है पाकिस्तान के लिए वो 60 से 90 दिन की है। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान को इससे एक सबक ये सीखना चाहिए कि आपके जो रिजर्व्स हैं आप उनको 60 से 75 डेज या 60 से 90 डेज के दरमियान जो है वो लेके जाएं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म हल है वो आपका जो है वो जिसको हम कहते हैं ना अल्टरनेट एनर्जी, जिसमें सोलर है, तो पाकिस्तान को बेसिकली जो एक काबिल तजदीद तवानाई है उसको एज ए मेन देखना होगा, एक लॉन्ग टर्म के तौर पे देखना होगा। फिलहाल हमारी जो काबिल तजदीद एनर्जी की पॉलिसी है या सोलर एनर्जी की इस वक्त जो पॉलिसी है वो बहुत शॉर्ट टर्म फोकस्ड है। हमारा है कि सिर्फ रेवेन्यूज आ जाएं, अच्छा। और जो हमारे ऊपर IPPs का और सर्कुलर डेट का प्रेशर है बिल्कुल। हम उसको कम कर सकें ये ताकि जो बात ग्रिड बड़ी की अहम डिमांड है है वो जी, ज्यादा रहे। कि हमारी जो सोलर एनर्जी की पॉलिसी है उसे भी देखना होगा। मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साहब आप इस पर भी कमेंट करें कि क्या सोलर की एनर्जी को हम छोटी सनतों में लगाकर एनर्जी की खपत आप पूरी कर सकते हैं? ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग इस हवाले से नहीं वो कर पाते और बहुत अंडरमाइन कर रहे होते हैं कि नहीं, जो सोलर एनर्जी की में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो हमारी इतनी इस खपत को पूरा कर सके। हम चाहेंगे कि आप इस हवाले से थोड़ी क्लैरिटी दे दें। इंडस्ट्री मेरे ख्याल खुद ही ऑलरेडी कर रही है। इंडस्ट्री, क्योंकि ये हमारे यहाँ जो सोलराइजेशन हुई है ये बेसिकली हम इसको कहते हैं इनवॉलेंट्री हुई है, क्योंकि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा थी, बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो लोगों ने जो है वो सोलर पे आ गए। लेकिन मुझे लगता है उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि इस वक्त हमारा जो सारे का सारा जो ग्रिड है जो गवर्नमेंट का जो बना हुआ है पूरे का पूरा, आपका जो बिजली का सिस्टम है वो गवर्नमेंट जनरेटेड बिजली है। IPPs के हमारे मुआहदे हैं, तो उसमें भी गवर्नमेंट के भी बहुत हाथ बंधे हैं कि अगर वो सारे का सारा उधर शिफ्ट कर देती है। लेकिन ये खुद ब खुद हो रहा है, ये आप इसको रोक नहीं पाएंगे। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है एनर्जी की, ट्रांजिशन है, ये नेचुरल है, ये पूरी दुनिया में हो रही है और पाकिस्तान में शायद ज़्यादा बेहतर अंदाज में हुई, ज़्यादा तेज़ी से हुई। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, तो गवर्नमेंट को इसको इंसेंटिवाइज करना चाहिए। और मुझे लगता है कि शायद सारी इंडस्ट्री को तो शिफ्ट होते टाइम लगेगा, और उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो गैस के ऊपर है, सारी की सारी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं चलती है, तो गैस पे भी है, और उसमें भी ज़ाहिर है रात के लिए भी आपको जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है, स्टोरेज करना पड़ती है, ऑन मीटर आपको करना पड़ता है, तो शायद थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मुस्तकिल सोल्यूशन यही है कि ये जो इंपोर्टेड ऑयल बेस्ड, फर्नेस ऑयल बेस्ड जो आपकी एनर्जी की प्रोडक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रोडक्शन है, इसको हमें कम से कम करना होगा। और जो लोकल ज़राए हैं जिसमें आपका जो जैसे सोलर है और बाकी है, हमें उस पर ज़्यादा इन्हिसार करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान 3-4 बड़े मुल्क जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है इस एनर्जी क्राइसिस को, उनमें से एक है, और उसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। एक यही कि हमारा सारे का सारा जो डिपेंडेंस है बहुत ज़्यादा हद तक वो इम्पोर्टेड ऑयल पे है एनर्जी सप्लाई के लिए सारी की सारी। फिर उसमें से भी जो बहुत बड़ा हिस्सा है हमारा 80-90% जो हिस्सा है वो तकरीबन गल्फ से आता है, आबनाए हुर्मुज़ से गुजर के आता है, तो वो एक और हमारे लिए बहुत बड़ा एक जो है वो हमारी थी। दूसरा, हमारी फिजिकल स्पेस बड़ी लिमिटेड है और हमारे रिजर्व्स भी बड़े कम हैं, तो ये एक और वल्नरेबिलिटी थी। और लास्टली कि हमारी जो LNG आती है वो अगर 10 टैंकर आते हैं एक महीने में, तो उनमें से जो 9 वेसल्स हैं वो कतर से आते हैं।
तो हमारी टोटल जो रिलायंस है, तो हमें दो तीन काम करने होंगे कि एक तो हमें इस पे इन्हिसार कम करना होगा, हमें पोर्टफोलियो को थोड़ा ज्यादा बेहतर सही। करना होगा, अपने मिक्स को सारे का सारा एक ही सोर्स पे ना बिल्कुल रखें, और साथ ही साथ आप स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को बेहतर बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हम एनर्जी पॉलिसी पर थोड़ी सी बात कर लें तो एनर्जी पॉलिसी में सफारती और जियो स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन जो है उसको कैसे बरकरार रखा जा सकता है? देखिए, इस वक्त तक तो जो पाकिस्तान है शायद उन चंद मुल्कों में से है जिन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया है। जी। हमारे यहाँ जो सप्लाई की शार्टेज है वो नहीं आई है। हमारे जो तल्लुकात हैं और हमारा जो रिफाइनरी सिस्टम है सारे का सारा वो बना हुआ है अरेबियन लाइट और ये जो आपका यूएई क्रूड है और ओमान क्रूड है, इसके लिए गल्फ क्रूड के लिए बना हुआ है। तो शायद बहुत ज़्यादा जो बाकी चीज़ें ऑयल टाइप्स हैं वो हम फॉर एग्जांपल आगे चलते हुए क्या ईरान पे सैंक्शंस ख़त्म होती हैं, उसमें पाकिस्तान कितना इम्पोर्ट कर पाएगा वो बड़ा डिपेंड करेगा कि हम सऊदी अरेबिया और जो बाकी चीज़ें हैं बायलैटरल जो हमारे रिलेशंस हैं डिप्लोमेटिक, उनको कैसे मैनेज करते हैं। क्योंकि अगर आप ऑयल की डिमांड सऊदी अरेबिया से शिफ्ट करेंगे ईरान की तरफ, तो वहाँ पे भी कुछ चैलेंजेस होंगे। तो मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा वहाँ से नहीं कर पाएंगे। शायद जो हम यूएई से लेते थे या कुछ हिस्सा जो ओमान से हम लेते थे वो शायद हम उधर शिफ्ट कर पाएं, बट जो अरेबियन लाइट्स जो हम सऊदी अरब से लेते हैं खासकर, वो शायद हम बहुत ज़्यादा शिफ्ट नहीं कर पाएंगे ईरान की तरफ। तो ओवरऑल पाकिस्तान ने इसको बड़ा अच्छा मैनेज किया है इस जी, वक्त तक। नो डाउट। सप्लाई की हद तक रिजर्व्स हमारे कम थे जिसकी वजह से प्राइसेस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है और वो पूरी दुनिया में है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना होगा, ऑयल इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना होगा, और इसके ऊपर इन्हिसार दुरुस्त कम बात से है। कम करते हुए जो अल्टरनेट जराए हैं, सोलर है और बाकी है, बिल्कुल ऐसा ही उनको है हमें जो कि है वो हमें प्रमोट अपने करना होगा। पोर्टफोलियो को बहुत डाइवर्सिफाइड करना होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साजिद अमीन, एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। बड़े मुफस्सल अंदाज में अब बहुत सारे अहम जो चीज़ें हैं उस पर भी रोशनी डाली कि किस तरीके से अब जो सोलर एनर्जी के यानी कि ज़ाहिर है हम इससे तो बेहतर मुतबादिल तस्वुर करते हैं, उसमें किस हद तक जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो कन्वर्ट हो रही है टुवर्ड्स दिस, और पाकिस्तान ने बहुत कंपैरेटिवली बेहतर मैनेज किया है बिल्कुल बहुत अच्छे से एज मैनेज किया द एनर्जी एक्सपर्ट है सेट। लेकिन जी एक और अहम तरीन अपडेट ये है कि महंगा जेट फ्यूल और पाकिस्तान की पाबंदियां भारतीय एयरलाइंस को शदीद नुकसान पहुंचा रही है जनाब। एयर इंडिया ग्रुप को 22,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ है और यूरोप, शुमाली अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर रूट्स पर फ्लाइट्स काफ़ी हद तक मुतासर हो रही हैं। एयर इंडिया का मई से जुलाई तक बैनुल अक़वामी परवाज़ों में नुमाया कमी का भी ये ऐलान है जो अब सामने आ रहा है, और मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बाद कई फ़िज़ाई रास्ते बंद या तवील हो गए हैं, जिसकी वजह से एयरलाइन इंतज़ामिया तैयारों को तवील रूट्स इख्तियार करने पड़ रहे हैं। और भारतीय एयरलाइन इंतज़ामिया की जानिब से यही मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि ये बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से जो बैनुल-अक़वामी रूट्स गैर मुनाफा बख्श बन चुके हैं। यानी कि बहुत हद तक जो भारतीय एयरलाइन है वो मुतासर हो रही है। हम देख रहे हैं कि हमेशा भारत की जानिब से कोशिश की जाती रही कि जी पाकिस्तान को आइसोलेट कर दें, सारा का सारा ध्यान उनका सारी की सारी तवज्जो इसी हवाले से रही। लेकिन जी वो भूल गए कि दुनिया में और भी चैलेंजेस हैं, और हमने देखा कि में जो जारी कशीदगी है उसके बाद जो सूरत हाल अब ज़ाहिर है भारत भी मुतासर हो रहा है। और आपको याद होगा कैथरीन जब जंग बंदी के हवाले से बात हो रही थी तो चीखें वहीं से सबसे ज्यादा सुनाई दे रही थी। मतलब कौन सा ऐसा मुल्क हो सकता है जो जंग बंदी के भी खिलाफ हो। तो देखें जी ये फिर हाल होता है, इकॉनमी फिर सबकी अफेक्ट करती है और भारत के पास भी कोई एग्जाम्पशन नहीं है। ईरानी जहाज पर कब्जे और बहरी क़ज़ा के अमरीकी सदर के बयान पर तेहरान का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। नाज़रीन, वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि सदर ट्रंप ने खुलेआम ईरानी बहरी जहाज़ों की गैर कानूनी तौर पर जो उसे जब्त करने का एतराफ़ तो किया, उन्होंने खुद को बहरी क़ज़ा करार तो दिया और ढिटाई से कहा कि उनकी जानिब से जो ईरान का एक मौक़िफ़ है कि ढिटाई से उन्होंने कहा कि क़ज़ाक़ों की तरह अमेरिका काम कर रहा है। ये कोई ज़बान फिसलने का मामला नहीं था। ज़ाहिर है एक ईरान की जानिब से इट हैज़ टू बी टेकन सीरियसली। कोई भी मुल्क जिसके हवाले से कोई ये बयान दिया जाएगा तो उनकी जानिब से इतना ही सीरियस रद्द-ए-अमल सामने आना था। बिल्कुल। तो बैनुल-अक़वामी बहरी आमदोरफ्त के खिलाफ इक़दामात की मुजरमाना नौयत का खुला एतराफ़ है ये। इनका मज़ीद कहना था कि बैनुल-अक़वामी बरादरी और UN सेक्रेटरी जनरल खुली खिलाफ वर्जियों को मामूल बनाने की कोशिश को सख्ती से मुस्तरद करें। और ये एक अच्छा बयान है। एक अगर कोई अमन के लिए बात कर रहा है, मुज़ाकराती मेज़ पर भी आ जाता है, टेबल टॉक करना चाहता है
और अमन को तरजीह देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको कमज़ोर समझ लें, और ये हरगिज़ अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जी तो थे अहम इश्यूज। अब कुछ बात कर लेते हैं कराची के इलाके बलोच कॉलोनी की, जहां पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है और भारी मिक़दार में गैर कानूनी असलहा बरामद करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिम राशिद महमूद के घर से 42 आपको इस हवाले से बताएं कि रिपीटर्स, मुख्तलिफ इक़साम के राइफल्स, MP5 और M4 तर्ज के जो हथियार हैं अब वो भी बरामद हुए हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ 30 बोर और 9mm पिस्तौल समेत मजमूई तौर पर तकरीबन 100 छोटे बड़े हथियार भी शामिल हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से बड़ी तादाद में मैगजीन, एमुनेशन और असलहे के स्पेयर पार्ट्स और नंबर लगाने वाली 3 पंचिंग डाई भी बरामद की गई हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम अपने घर से गैर कानूनी तौर पर असलहा फरोख्त करता था। मुलजिम के खिलाफ थाना बलोच कॉलोनी में मुकदमा सिंध आर्म्स एक्ट के दफा के तहत दर्ज कर लिया गया है। हुकाम के मुताबिक मुलजिम इससे कबल भी गिरफ्तार हो चुका है और जेल भी जा चुका है, और इसके खिलाफ धोखाधड़ी और असलहा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हैं। गिरफ्तार मुलजिम को मजीद तफ्तीश के लिए तफ्तीशी हुकाम के हवाले कर दिया गया है, जबकि मजीद इंकशाफात मुतवक्के हैं। तो अब तक की जो है ये बड़ी खबर है कराची बलोच कॉलोनी की। एक अहम कार्रवाई है जो कि अमल में लाई गई है, लेकिन कराची में मुख्तलिफ इलाकों में हम देख रहे हैं कि फायरिंग के वाक़यात भी रिपोर्ट हो रहे हैं, और इसी हवाले से इसी के नतीजे में खातून समेत 3 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि 4 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 1 डाकू मारा गया है। 8 मुलजिमान को गिरफ्तार करके असलहा भी बरामद किया गया है। शहर कायद में हम देख रहे हैं क्राइम की जो सूरत हाल है ना कैथरीन, वो बड़ी हम देख रहे हैं वक्त के साथ साथ बहुत बढ़ती जा रही है। जीशान मुगल हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। जीशान, क्या आपके पास इंसाइट्स है बिलखुसूस इस हवाले से, और ओवरऑल क्या एक क्राइम का सिनेरियो चल रहा है शहर कायद में? जी बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि 4 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 1 डाकू हलाक, 5 जख्मी समेत 8 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक फिरोजाबाद का इलाका है जहाँ पर मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। 2 तरफा फायरिंग के तबादले में 1 डाकू हलाक हो गया, जबकि उसका जो साथी था वो जाए वक्फा से फरार हो गया। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि हलाक मुलजिम की जो शनाख्त है वो बिलाल के नाम से की गई है, जबकि मुलजिम के कब्जे से असलहा और छीना गया जो सामान था वो बरामद कर लिया गया है। दूसरी जानिब कराची का इलाका औरंगी टाउन है जहाँ पर मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। 2 तरफा फायरिंग के तबादले में 3 डाकू जो थे वो जख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए। और इसी तरह जो है कराची का इलाका कश्मीर रोड है, और साथ ही साथ न्यू कराची इंडस्ट्री एरिया का इलाका है जहाँ पर मुबैना पुलिस मुकाबलों के दौरान 2 जख्मी समेत 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तो मौसम की बात करते हैं अब। तो जनाब, शदीद गर्मी के बाद लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र रहमत बरस पड़ी है। लाहौर का मौसम खुशगवार हो गया है। छुट्टी वाले दिन सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने शहरी पार्कों का रुख कर रहे हैं। तफसीलात इस पर जान लेते हैं। अंस जफर मौजूद है वहाँ पर। अंस, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता शब लाहौर में बादल जमकर बरसे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात भर बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहा। शहर के वेशर इलाके जिनमें मॉडल टाउन, गार्डन टाउन, लिबर्टी चौक, कलमा चौक के तरफ हैं, जेल रोड, लॉरेंस रोड है, एयरपोर्ट के तरफ हैं, यहाँ पर बारिश हुई। वासा डेटा के मुताबिक रात भर जो सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई वो ताजपुरा के इतराफ़ में 7.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद शहर का मौसम भी काफ़ी सुहाना हो चुका है, और इस वक्त लाहौर का मौजूदा टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज 60% बारिश के इम्कानात दिन के वक्त मौजूद हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से बात करें तो लाहौर का मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है, और फैमिलीज़ भी अपने बच्चों के हमरा और मुख्तलिफ यार दोस्त भी मुख्तलिफ पार्क्स का रुख कर चुके हैं। मैं इस वक्त शालामार बाग के अंदर ही मौजूद हूँ, और यहाँ काफ़ी ज़्यादा तादाद फैमिलीज़ की मौजूद है जो सुबह सवेरे की सैर करने हैं, मौसम को एंजॉय करने के लिए, लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आए हुए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में इस वक्त 15 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं, और बारिश का ये सिलसिला वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अंस। और 60% प्रेडिक्शन है आज बारिश की, तो लाहौरियों तैयारी कर लो जी मौसम एंजॉय करने की।